टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अगर हम बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं, इससे पहले हम देख चुके हैं कि ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन क्या है। ट्रांजिस्टर बेसिकली 3 टर्मिनल हैं ट्रांजिस्टर के, एमीटर, बेस और कलेक्टर। और इसमें हमने ये देखा कि आपके पास करंट में होल्स जो है वो एंटर हो रहे हैं थ्रू द एमीटर, और उसके बाद a very little number of holes flow through the base, और बाकी current is collected at the collector. और in this slide we are showing the directions for the PNP transistor. करंट आपके पास होल्स जो है वो एमीटर के थ्रू एंटर हो रहे हैं, बेस में कुछ फ्लो कर रहा है और बाकी करंट आपके पास कलेक्ट हो रहा है एट द कलेक्टर। नेक्स्ट ये कि आपने ये देखा था कि ट्रांजिस्टर में हमारे पास, क्योंकि ये 3 टर्मिनल डिवाइस है और टू हैव इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स, आपको 2 टर्मिनल्स चाहिए फॉर द इनपुट एंड 2 चाहिए फॉर द आउटपुट। तो हम क्या करते हैं, हम कॉमन कर लेते हैं 1 बाय 1 किसी एक टर्मिनल को। सो आपके पास 3 टाइप्स ऑफ कन्फिग्रेशंस बन जाती हैं। बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स की 3 टाइप की कन्फिग्रेशंस हो जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन द फिगर ए वी सी द बेस इज कॉमन। जब बेस कॉमन होगी तो आपके पास जो इनपुट होगी वो अप्लाई होगी बिटवीन द बेस एंड द एमीटर। एमीटर और बेस के दरमियान आप इनपुट लेंगे और कलेक्टर और बेस के दरमियान आप क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। सो इसमें क्या होगा कि आपके पास जो अब आपके पास एमीटर और बेस के दरमियान इनपुट है और कलेक्टर और बेस के दरमियान आउटपुट है। फिर ये कि आपने नेक्स्ट कन्फिग्रेशन है हमारे पास कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन। अगर आपने एमीटर कॉमन की है, इफ द एमीटर इज कॉमन देन इनपुट उसी तरह से बेस और एमीटर के दरमियान ली जाएगी और आउटपुट आपके पास ली जाएगी कलेक्टर और एमीटर के दरमियान। और अगर आपके पास कलेक्टर कॉमन होगा तो बेस हमारे पास इनपुट होगी कलेक्टर और बेस के दरमियान और आउटपुट होगी एमीटर और कलेक्टर के दरमियान। ये 3 कन्फिग्रेशन है हमारे पास, जिनमें से हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो कॉमन बेस पढ़ेंगे। कॉमन बेस और कॉमन एमीटर को हम डिटेल से देखेंगे। सो आज हम अगर कॉमन बेस कन्फिग्रेशन स्टार्ट करते हैं, आई रिपीट, कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में बेस इज common between the input terminals and the output terminals. So when base is common between the input terminals and the output terminals, so input is given along emitter base junction and output is collected at the collector base junction. And we will be considering 3 type of modes for the transistor operation. Here I have written 4, but in detail we will discuss 3. First is the active mode, which is studied extensively because this is the mode in which transistor operate normally। और ये आपके पास आप कह सकते हैं कि जब ट्रांजिस्टर को हम एनालॉग ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं तो वी ऑपरेट द ट्रांजिस्टर इन द एक्टिव मोड। वन इज द एक्टिव मोड, अदर इज सैचुरेशन मोड, थर्ड इज कट ऑफ मोड। इन्वर्टेड भी ट्रांजिस्टर का एक मोड ऑफ ऑपरेशन है, लेकिन उसे हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे। फर्स्ट क्या है, सैचुरेशन में क्या होगा, क्योंकि भी अगर मैं कॉमन बेस जंक्शन की बात करती, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर की बात करती हूँ, तो इन द सैचुरेशन मोड बोथ ऑफ द जंक्शन एज क्लियर फ्रॉम द नेम कि आपके पास बहुत जल्दी सैचुरेशन आ जाएगी। सो सैचुरेशन कैसे आएगी कि सैचुरेशन इस तरह से आएगी कि आपके पास एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे। कलेक्टर बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड है और एमीटर बेस भी फॉरवर्ड है। और एक्टिव मोड वो है जिसे हम पहले भी थोड़ा सा मैंने लास्ट लेक्चर में भी ब्रीफ किया था। हमारे पास एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस है एंड द कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। और कट ऑफ रीजन में क्या है, कट ऑफ में क्या है, दोनों रिवर्स बायस है। आपके पास एमीटर बेस भी रिवर्स बायस है और कलेक्टर बेस भी रिवर्स बायस है। और इन्वर्टेड क्या, इन्वर्टेड इज द ऑपोजिट मोड फ्रॉम द एक्टिव। जो एक्टिव में हो रहा है उससे ऑपोजिट आप करें तो किस में होगा, इन्वर्टेड में होगा। लेकिन यहाँ पर हम नॉर्मली इधर इन्वर्टेड को इतना कंसीडर नहीं करेंगे, हम इसमें 3 मोड्स कंसीडर करेंगे, सैचुरेशन, एक्टिव और कट ऑफ। सैचुरेशन में दोनों जंक्शंस, इनपुट जंक्शन आउटपुट जंक्शन बोथ आर फॉरवर्ड बायस। कट ऑफ में बोथ आर रिवर्स बायस एंड इन एक्टिव रीजन इनपुट इज फॉरवर्ड बायस एंड आउटपुट इज रिवर्स बायस्ड। सो अगर हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को कंसीडर करें, पीएनपी और एनपीएन के लिए आपके पास सिर्फ ये होगा कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्ट है वो इन्वर्स हो जाएगा, बाकी आपके पास फिनोमेना वही रहेगा। सो पीएनपी
बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में अगर आप कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, उसकी इनपुट आउटपुट कर्व्स देखना चाह रहे हैं हम, सो उससे पहले उसके कुछ बेसिक्स अगर हम देखें। कॉमन बेस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉमन बेस में ये फिगर ए में क्या है, बेस कॉमन है और आपके पास दो जंक्शन हैं, एक एमीटर बेस जंक्शन है और दूसरा कलेक्टर बेस जंक्शन है। द वोल्टेज बिटवीन एमीटर एंड बेस इज VBE और VEB और कलेक्टर बेस में क्या होगी, VCB। So now to fully describe the behavior of a three-terminal device such as a common base amplifier require two set of characteristics, one for the input and one for the output. The input set of the common base amplifier, common base transistor के जो input set हैं parameters के, input current basically that is emitter current, क्योंकि आपके पास base emitter junction है। इनपुट पैरामीटर क्या है, वो जो इनपुट को डिफाइन करते हैं। सो आपने बेस को कॉमन कर लिया, सो इफ बेस इज कॉमन बिटवीन बोथ द इनपुट एंड द आउटपुट, सो दैट विल नॉट मेकिंग द डिफरेंस विल बी मेड बाय द अदर टर्मिनल्स which are not common. So emitter is basically the input terminal and corrector is basically the output terminal. Base is common between the two. So देखिए दोनों के दरमियान कॉमन है। सो आपके पास फिर इनपुट करंट क्या होगा, एमीटर करंट होगा, और इनपुट वोल्टेज क्या होगी, VBE होगी, बेस एमीटर वोल्टेज होगी। और इसकी हम वेरिएशंस देखेंगे फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब बेसिकली इनपुट में क्या है, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज है। हम आउटपुट की कुछ वोल्टेज लेवल्स को फिक्स करके देखेंगे कि इनपुट के पैरामीटर्स पे क्या डिफरेंस आता है। और दूसरा आउटपुट सेट है। आउटपुट सेट बेसिकली है आउटपुट करंट का और आउटपुट वोल्टेज का। आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट एंड आउटपुट वोल्टेज इज VCB। और हम डिफरेंट लेवल्स ऑफ द इनपुट यानी कि एमीटर करंट के डिफरेंट लेवल्स के लिए उसको चेंज करके देखेंगे। व्हेन वी विल बी एनालाइजिंग द आउटपुट ग्राफ, तो हम इनपुट के डिफरेंट करंट लेवल्स को चेंज करके देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है। दिस इज द इनपुट ग्राफ। इनपुट ग्राफ अब देखें, अब एक्टिव रीजन में क्या होता है। अगर हम एक्टिव रीजन कंसीडर करते हैं तो आपके पास क्या होगा, input is forward bias, base emitter junction is forward bias. If we are considering a silicon diode transistor, throughout this book we will be considering silicon transistors mostly. तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर्स में अगर आपने आउटपुट के वोल्टेज को डिफरेंट रख के भी देखा तो आप देखेंगे कि आपके पास ऑलमोस्ट जो इनपुट की ग्राफ है वो तकरीबन सेम रहता है, बहुत स्लाइड सा डिफरेंस आता है। सो अगर हम इसके लिए, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक इनपुट का फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ होता है। सो अगर हम इसमें डिफरेंट अप्रोक्सीमेशंस लगा के देखें, एज वी सी कि फॉर डिफरेंट वोल्टेजेस लेवल ऑलमोस्ट आपके पास क्या होगा, कर्व से सेम है, बहुत स्लाइड सा करंट के लेवल पे डिफरेंस आ रहा है। सो अगर हम अप्रोक्सीमेट मॉडल यहाँ पे लगाते हैं, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन एंड थर्ड अप्रोक्सीमेशन, सो हम ये अप्रोक्सीमेशन लगा के फाइनली इस फिगर सी में, इन द फिगर सी वी सी दैट कि आपके पास हम यूँ कंसिडर कर सकते हैं, वी कैन अप्रोक्सीमेट दैट कि जो बेस एमीटर के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप है वो 0.7 वोल्ट है और 0.7 वोल्ट से पहले आपके पास करंट फ्लो नहीं करेगा, 0.7 वोल्ट के बाद करंट इंक्रीज करेगा। सो अब थ्रू आउट द ट्रांजिस्टर्स फ्रॉम नाउ ऑन, जब भी आप ये ट्रांजिस्टर्स देख रहे हैं तो VBE यानी बेस एमीटर वोल्टेज जो है, क्योंकि वो फॉरवर्ड बायस है तो उसके लिए बेस एमीटर वोल्टेज ड्रॉप हम हमेशा क्या लेंगे, 0.7 वोल्ट लेंगे। इससे आगे कहीं पे आपको गिवन नहीं भी है तो दिस इज अंडरस्टूड कि बेस एमीटर पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज 0.7 वोल्ट। फॉर द आउटपुट कर्व दो ग्राफ्स लिए हैं मैंने, ग्राफ सेम है लेकिन ये बुक से मैंने एक आपके पास शेयर की है पिक्चर, और ये भी एक पिक्चर ऑलमोस्ट सेम है, मैं इधर से आपको डिस्क्राइब करती हूँ। अब आप ये देखें, अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द एक्टिव रीजन, क्योंकि नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन में आप देखें तो आपके पास ये जो अनशेडेड रीजन है इस ग्राफ में दैट इज द एक्टिव रीजन। और ये एक्टिव रीजन बेसिकली क्या है कि आपके पास इनपुट फॉरवर्ड बायस है और आउटपुट रिवर्स बायस है। इनपुट क्या है, एमीटर करंट है, आउटपुट क्या है, कलेक्टर करंट है। और इन द नॉर्मल ऑपरेशन वी सी दैट कि आपके पास बेस करंट जो है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, बहुत स्मॉल है।
सो आपके पास तकरीबन जितना एमिटर करंट है उतना ही आउटपुट करंट है। अब आपने ये सिर्फ जो अनशेडेड रीजन के अंदर ये जो कर्व्स हैं दीज आर फॉर द एक्टिव रीजन। अब ये आपके पास ऑलमोस्ट 7 और 8 कर्व्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम IE is equals to 1 milliamperes to IE is equals to 7 milliamperes। आपने 7 कर्व्स लिए डिफरेंट एमीटर करंट के लिए, और हम अगर इनको y एक्सिस के साथ मैप करें तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट एमीटर करंट और कलेक्टर करंट ऑलमोस्ट क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। और इसमें एक्टिव रीजन में आपके पास कर्व क्या रहती है, तकरीबन स्ट्रेट रहती है कि आप जितना भी आउटपुट वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, आउटपुट टर्मिनल पे आप जो वोल्टेज है वो इंक्रीज कर रहे हैं, करंट आपके पास ऑलमोस्ट क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। जितना एमीटर करंट आ रहा है उतना ही आपको तकरीबन क्या मिल रहा है, कलेक्टर करंट मिल रहा है, क्योंकि आपके पास इनपुट क्या है, फॉरवर्ड बायस है, आउटपुट क्या है, रिवर्स बायस है। बेस का करंट बहुत स्मॉल है, सो जितने भी होल्स आप इंजेक्ट कर रहे थे थ्रू द एमीटर, दीज आर ऑल कलेक्टेड एट द कलेक्टर। ये सारा जो अनशेडेड लाइंस है, ये these are the active region lines. In the active region, the base emitter junction is forward bias, whereas the collector base junction is reverse bias. इसके बाद हम आते हैं, अच्छा अब ये देखिए वोल्टेज हम लेते हैं हमेशा रिलेटिव। अब आपने यहाँ पर कलेक्टर बेस वोल्टेज को क्या लिया है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया है। और ये कौन सी वोल्टेज है, जब आपके पास कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस है। दैट मीन्स जो वोल्टेज आपने रिवर्स बायस में अप्लाई किया है एट द कलेक्टर बेस जंक्शन, दैट इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो इससे आप ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इफ हम इस वोल्टेज को रिवर्स करते हैं, अब आपने अगर सैचुरेशन मोड देखना है तो ये क्योंकि आउटपुट कर्व है तो इसमें हम सिर्फ आउटपुट की वोल्टेज को कंसिडर कर रहे हैं। सो सैचुरेशन मोड में क्या होता है, इनपुट तो फॉरवर्ड बायस ही है जिसका आपने ग्राफ ऑलरेडी देखा है, आउटपुट भी फॉरवर्ड बायस होगा। सो अगर आउटपुट फॉरवर्ड बायस होगा दैट मीन्स आप आउटपुट की पोलैरिटीज को क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। सो जब आप आउटपुट की पोलैरिटीज को रिवर्स कर देंगे, सो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने रिवर्स बायसिंग वाली पोलैरिटीज को अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया हुआ था, तो जो आपके पास फॉरवर्ड बायसिंग वाली होगी दे विल बी टेकन अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब इन दिस ग्राफ बेसिकली वाई एक्सिस को आपने मूव करके साइड पे कर लिया ओरिजिन पे रखने की बजाय, ताकि हम सैचुरेशन रीजन को क्लियरली देख सकें। हमने वाई एक्सिस को साइड पे शो किया है जस्ट इसलिए टू ऑब्जर्व द सैचुरेशन रीजन क्लियरली। अब आप अगर सैचुरेशन रीजन पे एक्स एक्सिस को देखें तो सैचुरेशन रीजन जो है ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है, लेफ्ट टू द वाई एक्सिस बन रहा है। हमने यहाँ पर वाई एक्सिस को दरम्यान में शो नहीं किया इसलिए ताकि हम सैचुरेशन रीजन को क्लियरली देख सकें। अब इस सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है, ये जो बहुत स्लाइड सा आपके पास जो ये रीजन है, ये सैचुरेशन रीजन है। ये जो शेडेड रीजन है एक्स एक्सिस में और रीजन के लेफ्ट साइड पर यानी कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये जो शेडेड रीजन है ये सैचुरेशन रीजन को शो कर रहा है। वजह क्या है, बात ये हमने इससे पहले जो एक्टिव रीजन पढ़ा उसमें तो ये था कि एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस था, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस था। आपने एमीटर से पी टाइप से जब एन में होल्स को ट्रांसफर किया तो उससे अगले वाला जंक्शन रिवर्स बायस था, उसमें होल्स ट्रांसफर होने थे तो क्या हुआ, वो होल्स भी कलेक्टर में कलेक्ट हो गए। लेकिन अब क्या है, एमीटर बेस भी फॉरवर्ड बायस है, कलेक्टर बेस भी फॉरवर्ड बायस है, तो क्या होगा, जब पी से होल्स ट्रेवल करेंगे बेस में, अ लार्ज नंबर ऑफ होल्स विल गो फ्रॉम द बेस टू द एमीटर, फ्रॉम द एमीटर टू द बेस सॉरी। सो जब एमीटर से वो बेस में ट्रेवल करेंगे सो आपके पास बहुत सा लार्ज करंट एमीटर से बेस में आएगा। लेकिन उसमें अब ऑपोजिट टू द एक्टिव रीजन अब क्या है, जो अगला जंक्शन है कलेक्टर बेस जंक्शन है वो आपके पास फॉरवर्ड बायस है। तो अब एन और पी है यानी आपके पास बेस और कलेक्टर है। अब एन से इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना है टू द पी, तो आपके पास वो होल्स अब नहीं है फायदा। तो अब एन से क्या है, मेजॉरिटी कैरियर्स ने फ्लो करना है पी में। सो एन में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो वो जो एन से मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो करेंगे पी में, क्योंकि बेस बहुत थिन है उसमें डॉपिंग बहुत कम है, सो एन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पास फ्लो करेंगे टू द पी और बहुत जल्द सेचुरेशन हो जाएगी। सेचुरेशन मीन्स कि आपके पास फर्दर करंट इंक्रीज नहीं कर सकेगा। सो ये जो एक स्लाइड सी कर्व आपके पास यहाँ पे शो हो रही है, ये वाली कर्व आपके पास एक क्विक इंक्रीज आएगा। जैसे आप यहाँ पर देखें, इस जगह अगर आप देखते हैं
इन द लास्ट कर्व, ये 7 मिली एम्पेयर्स वाली जो कर्व है, इसमें अगर आप इस लेफ्ट रीजन पे देखते हैं, सो इस रीजन में क्या होगा आपके पास, इस रीजन में ये होगा कि हमारे पास एक क्विक चेंज आएगा फॉर द वेरी स्लाइट इंटरवल, और बहुत शॉर्ट सी देर में आपके पास क्या होगा कि करंट आपके पास मैक्सिमम लेवल तक इंक्रीज कर जाएगा, उससे आगे करंट इंक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि एमीटर से आपके पास होल्स आ रहे हैं, आगे आपने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने हैं टू द कलेक्टर, बिकॉज फॉरवर्ड बायस में बैटरी कनेक्टेड है। सो आपके पास शुरू में एकदम करंट इंक्रीज होगा, वो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कलेक्टर में आएंगे, लेकिन फर्दर आपके पास करंट फ्लो नहीं कर सकेगा, सेचुरेशन हो जाएगी। और उसके बाद थर्ड रीजन है कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन क्या है? कट ऑफ रीजन ये है कि आपके पास दोनों रिवर्स बायस हो जाए, एमीटर बेस भी रिवर्स बायस हो जाए और कलेक्टर बेस भी रिवर्स बायस हो जाए। अगर एमीटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस हो जाएगा तो आपके पास वो सर्किट ओपन हो गया, आप ये समझ लें। जब वो सर्किट ओपन हो गया तो आपके पास वो जो बहुत थोड़े से माइनॉरिटी में होल्स थे फ्रॉम द बेस, वो फ्लो करेंगे टूवर्ड्स द कलेक्टर। अब आपके पास जो करंट है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है बट नॉट इक्वल टू जीरो। दिस अप्रोचेस टू जीरो but not equals to zero. This can be in the few picoamperes or the nanoamperes, and this is shown is by this line. ये जो लाइन है I is equal to 0 मिली एम्पेयर, ये आपके पास ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है लेकिन जीरो पे नहीं है। आप ऐसे समझें कि अगर आपके पास ये वाई एक्सिस मिली एम्पेयर्स में है, तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालें तो हो सकता है आपके पास 0.001 मिली एम्पेयर आए। अगर आप इस लाइन को, ये जो आपने जस्ट अबव द एक्स एक्सिस ड्रॉ की है, आई इज इक्वल टू 0 मिली एम्पेयर, यानी कट ऑफ रीजन में आपके पास बेस एमीटर जंक्शन भी रिवर्स बायस हो गया है, एमीटर करंट भी जीरो हो गया। अब आउटपुट में क्या आएगा? अब जो कलेक्टर करंट है उसके आउटपुट में सिर्फ वो करंट आएगा जो बेस में से कुछ आ रहा था, और वो क्या होगा? दिस इज जस्ट अबव द एक्स एक्सिस, और इसको अगर आप वाई एक्सिस के साथ मैच करें, वाई पे आपके पास करंट मिली एम्पेयर्स में, तो ये ऑलमोस्ट 0.001 मिली एम्पेयर, कुछ पिको एम्पेयर्स में करंट है ना, सो अगर आप उसको मिली एम्पेयर्स के साथ देखेंगे तो 0.0001 मिली एम्पेयर, यानी दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो बट ऑलमोस्ट जीरो, अप्रोचेस टू जीरो है। उसी ग्राफ को मैंने दो पिक्चर्स से शो कर दिए जिससे आपको ज़्यादा क्लियर चीज़ें नजर आती हैं, आप उससे देख सकते हैं, बोथ आर द सेम। सो अगर मैं इसको शो करूं, इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि आपने पढ़ा था इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर दैट आई सी इज इक्वल्स टू आई सी मेजॉरिटी प्लस आई सी माइनॉरिटी। आई सी माइनॉरिटी ये फॉर द एक्टिव बायस मोड में अगर हम इसको डिस्क्राइब करें मैथमेटिकली तो आई सी इज इक्वल्स टू आई सी मेजॉरिटी प्लस ICBO या ICO is written in the book, in our reference book. ICO or ICBO means current in the collector base junction when emitter is open. This is CBO, current from the collector to base, current between collector to base when emitter is open. So IC majority जो है इससे हम अल्फा IE लास्ट टाइम हमने डिफाइन किया था एक फैक्टर, that was alpha is equals to IC over IE, that is the transport factor. सो अगर हम उसको डिफाइन करते हैं IC मेजॉरिटी के साथ, सो IC कैन बी रिटन एज अल्फा IE प्लस ICBO. This is also derived in the book in the common base transistor. So if we discuss again about the cutoff region mathematically or from the picture, so the cutoff region can be described like this in the circuit. इसका मतलब ये है कि आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन शो किया हुआ है, पीएनपी शो कर लें, जो भी देख लें। इसमें क्या होगा कि आपके पास एमीटर बेस जंक्शन ओपन है, दैट मीन्स आपके पास एमीटर से सर्किट क्या हो गया? ओपन। सो अब आपके पास जो कलेक्टर से बेस में करंट फ्लो करेगा उसे आप ICO या ICBO से शो कर सकते हैं, दैट मीन्स कि एमीटर क्या है? ओपन है, करंट है फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। और आप ये कह सकते हैं कि जब आपके पास कट ऑफ रीजन आएगा तो एमीटर करंट जीरो हो जाएगा। तो जब एमीटर करंट जीरो हो जाएगा, सो अगर आप इस इक्वेशन में देखें कि अगर एमीटर करंट जीरो है, इन दिस इक्वेशन इफ एमीटर करंट इज जीरो देन IC विल बी इक्वल्स टू ICBO। अब आपके पास जो आउटपुट में करंट आएगा आउटपुट पे, वो सिर्फ और सिर्फ वो होगा जो कलेक्टर टू बेस में फ्लो कर रहा है, और वो किसमें? रिवर्स बाइसिंग का करंट है, रिवर्स सेचुरेशन करंट है। जैसे आपने ग्राफ में इस लाइन से शो किया है, जैसे ग्राफ में हम इस लाइन से शो कर रहे हैं,
इन दिस ग्राफ दिस इज ICO इज इक्वल्स टू ICBO. जब आपके पास एमीटर ओपन है तो आपके पास जो आउटपुट में करंट है दैट इज ICO या ICBO. आप कह सकते हैं कि ये आपके पास कलेक्टेड से बेस करंट है, कलेक्टेड एंड बेस के दरमियान करंट है व्हेन एमीटर इज ओपन, एंड दिस इज वेरी स्मॉल करंट व्हेन एमीटर इज open, emitter current is 0. This is almost equal to 0 but not 0. अगर इसको y एक्सिस के साथ स्केल करें तो हम कह सकते हैं कोई 0.001 मिली एम्पेयर में होगा. So the reverse saturation current is defined as IC is equal to ICBO when the base emitter junction is open. And in the active region the curves clearly show that the emitter current and collector current are approximately equal to 0. क्योंकि जो बेस से करंट आ रहा है वो बहुत स्मॉल है, क्योंकि जो बेस करंट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है. और सैचुरेशन रीजन में हमने कहा कि आपके पास दोनों जंक्शंस के फॉरवर्ड बायस है.